हेलो, यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि मैं मेडिकल में रिजेक्ट क्यों हुआ। जो मैंने पहले एक वीडियो डाली थी जो सीपीओ का फाइनल रिजल्ट आया था उससे रिलेटेड और जो मेरा स्कोर कार्ड था उसकी। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि आप मेडिकल में रिजेक्ट क्यों हुए और डिटेल में मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं उनके बारे में मुझे वीडियो बनाने का बोला गया। तो ये वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या मेडिकल प्रोसेस उनका होता है। सबसे पहले उस दिन आपको टाइम पर पहुंचना होगा, ये सबसे ज़रूरी बात है। और हाँ, मैं मेरा बता देता हूँ मेरा मेडिकल कहाँ पर हुआ। अजमेर में जो GC1 है सीआरपीएफ का सेंटर है, उसके हॉस्पिटल पे मेरा मेडिकल हुआ था। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपको टाइमली वहाँ पर पहुँच जाना है, आधा घंटा आप पहले पहुँचे। ठीक है, जिससे आपके अंदर एंग्जाइटी नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर। तो उसके बाद सबको एडमिशन मिला अंदर, उनके डॉक्यूमेंट चेक हुए, जो जो फॉर्म भरने थे वो फॉर्म भरवाए। और फिर अप्रोक्स हमारा 60 कैंडिडेट का बैच था। तो इनको तीन अलग अलग बैच में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, 2020 के तीन अलग अलग बैच में, और तीन ही वहाँ पर डॉक्टर थे। ठीक है, तीन अलग अलग वहाँ पर डॉक्टर थे तो उनको अलग अलग बैच में डिवाइड किया। सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। उसके बाद जो तीन टेस्ट होते हैं, बाकी तीन टेस्ट क्या होते हैं हॉस्पिटल में होते हैं, बाकी वो डॉक्टर खुद चेक करता है। ठीक है, तो तीन टेस्ट कौन कौन से थे। एक तो ब्लड टेस्ट था, दूसरा था चेस्ट एक्सरे, तीसरा टेस्ट था यूरिन टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे टेस्ट उस हॉस्पिटल में नहीं हुए। इन टेस्ट के लिए सभी कैंडिडेट्स को साथ में कहाँ पर लेके गए, जेएलएन हॉस्पिटल जो अजमेर में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमें लेके गए। वहाँ पर ये तीनों टेस्ट हुए। ठीक है, इन तीनों के सैंपल ले लिए उन्होंने और इसकी रिपोर्ट लगभग वो शाम तक दे देते हैं। उसके बाद हमें वापस हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ पर लंच वगैरह हुआ। उसके बाद जो प्रोसेस था उसमें जो ये 20-20 के बैच बने थे, सबको पूरे कपड़े खोलने के लिए बोला गया, सिर्फ और सिर्फ अंडरगारमेंट में थे, और 20 सबको साथ में खड़ा कर दिया गया। ठीक है, उनमें जो हमारा सबसे पहले टेस्ट हुआ था वो हुआ था नाक का। ऊपर से मैं नीचे तक बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने नाक चेक की कि जिसमें डीएनएस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कुछ की हड्डी क्या होती है, टेढ़ी होती है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले ये टेस्ट हुआ। इस पूरे टेस्ट में मतलब जो हमारा टोटल 20 का बेस था उसमें कोई भी कैंडिडेट रिजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद कान का चेकअप होता है, हालांकि इसमें रिजेक्शन नहीं होता कान में। कान में आपके वैक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एडवाइस दूंगा आपको कि आप पहले साफ करवा कर जाए इसे। ठीक है, कान में कोई रिजेक्शन नहीं होता। उसके बाद दांतों का टेस्ट हुआ। इसमें आपके क्या होने चाहिए, 14 टीथ पॉइंट होने चाहिए। 14 टीथ पॉइंट मतलब आपके टोटल 28 दांत सही होने चाहिए। ठीक है, चार अगर टूटे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें भी कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ था, हाथों का चेक हुआ। हाथों में क्या होता है कि आपको ऐसे करने का बोलते हैं जिससे कैरी एंगल बनता है। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, आपके हाथ एकदम सीधे होने चाहिए, यूं नहीं आपके यूं हो या फिर यूं हो। ठीक है, सीधे हाथ होने चाहिए। तो ये हाथों का टेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपकी फिंगर्स चेकअप होगा। उसमें क्या होगा, आपको ऐसे करने का बोलेंगे, मतलब ये ऐसे टेढ़ी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, जैसे आपको सीधे रखने के बोलेंगे एक अंगुली ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। और एक आपका ये भी चेक करते हैं, जैसे हाथ सीधा रखने के बोलेंगे वो वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए हाथों में। ठीक है, ये टेस्ट भी वहाँ पर होता है। यहाँ तक हो गया हाथों तक। उसके बाद नौकनी चेक करते हैं वो। नौकनी में क्या होता है, जैसे ये पैर है तो ये घुटने आपस में मतलब सीधे होने चाहिए, ऐसे आपस में टकराने नहीं चाहिए घुटने। ठीक है, या फिर इस टाइप से भी ये हो सकता है कि ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो मुझे पॉइंट मिला था वो यहाँ नौकनी में मिला था। ठीक है, मैं इस नौकनी के पॉइंट में रिजेक्ट हुआ था। जैसे पहले मेरा नौकनी चेक हुआ तो ये पता चल गया। उसके बाद वो वापस चेक करते हैं कि वो आपको सोने का बोल देंगे। ठीक है, और फिर जो आपकी इंटरकॉलेली होती है वो चेक करते हैं। जैसे ये पैर के पास में यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम से कम सॉरी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, जबकि मेरा क्या था 7 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पर भी मेरे प्रॉब्लम थी, 2 पॉइंट मेरे मेडिकल में बने थे। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फ्लैट फुट चेक करते हैं। फ्लैट फुट चेक करने के भी अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्या करते हैं कि कोई एक गीली मिट्टी रख देंगे तो वहाँ पर आपको खड़ा करेंगे तो फिर आपका पैर का निशान देख लेंगे। हमारे जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या चेकअप किया था, सबको थोड़ा सिर्फ जो आगे का पोर्शन होता है पैरों का उन पर ऐसे खड़े होने का बोला। तो जिनके फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है वो ऐसे खड़े नहीं रह पाते। ठीक है, तो ये उन्होंने फ्लैट फुट चेक किया। अभी तक सिर्फ और सिर्फ पूरे ग्रुप में मैं ही रिजेक्ट हुआ था नॉकनी के पॉइंट में, बाकी कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। वहाँ तीन अलग अलग डॉक्टर थे जो हमारे बैच का डॉक्टर थे। उनके अलावा जो दो अलग डॉक्टर थे वो काफी पॉइंट बना रहे थे ऐसा बोला। बाकी ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है कि आप कितना फ्रेंकली आपसे बिहेव करें। ठीक है, इतने टेस्ट हो गए। उसके बाद हुआ हमारा आई टेस्ट।
क्या हुआ, आई टेस्ट। आई टेस्ट में वह एक चार्ट होता है, उसको आपको देखने को बोलते हैं। तो उसके लिए आपकी क्या होनी चाहिए, 6/6 राइट आई होनी चाहिए, जो आपकी बेटर आई है, ठीक है। और 6/9 क्या होनी चाहिए, वर्स आई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आई चेकअप होते हैं। उसमें क्या बोलेंगे, आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा, तो उस पर पढ़ने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। जैसे एक आंख बंद करके ये एक ये उनका एक असिस्टेंट होता है, तो वो ऐसे चेकअप करता है, ठीक है। आई टेस्ट हो गया। इसमें भी पूरे ग्रुप में एक रिजेक्ट हुआ था, एक कैंडिडेट इसमें रिजेक्ट हुआ था। हालांकि मेरे भी थोड़ी बहुत आई में प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह की, तो जिससे रिकवर हो गई, तो 6/9 मेरे आ गई थी, ठीक है। इसके बाद कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंड में क्या होता है, एक चार्ट होती है, एक बुक होती है, तो उसमें अलग अलग रैंडम कुछ फिगर होते हैं, कुछ नंबर होते हैं, तो आपको पकड़ने होते हैं, ठीक है। उसमें जैसे जिनके कलर ब्लाइंड होगी, वो ये रिजेक्ट पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे कोई भी 10 नंबर हो गया 63, तो उसमें उनको फिगर में दिखेगा नहीं 63 है, ठीक है। तो इस प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये मतलब अपने को इनहेरिटेड है, पहले से हमारे अंदर होगी, और इसका कोई मतलब ये क्यूरेबल डिजीज नहीं है, ये सही नहीं हो सकती, और डॉक्टर इसको इजीली पकड़ सकते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंड टेस्ट हो गया। उसके बाद बीपी चेकअप होता है, वो 90 to 120 आपका होना चाहिए बीपी, ठीक है। तो ये वैसे तो लगभग नॉर्मल आ जाता है, लेकिन अगर वहां पर आप टेंशन लोगे किसी भी चीज़ की कि अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो उस वजह से बीपी हाई लो हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल चिल होकर आप जाए, तो वहां पर आपको बीपी में रिजेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेस्ट हुए थे, हाँ, वेट चेकअप भी हुआ था। और वेट और अंडर वेट के पॉइंट कुछ कुछ डॉक्टर बना देते हैं, कुछ नहीं बनाते। जैसे 1 से 2 किलो, उसमें आपको कुछ छूट दे देते हैं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, सिर्फ 500 ग्राम का भी वो पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि ये आप अगर थोड़ा बहुत वेट में होगा, तो री मेडिकल में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके। तो री मेडिकल में चीज़ें क्लियर नहीं होती है, वो क्या नोक नहीं हो गया, आई हो गया, तो ये चीज़ें क्लियर होना पॉसिबल नहीं है। वेट के बाद हमारा टेस्ट हुआ था, जैसे 4 को उन्होंने ग्रुप में बुलाया, तो सबको पूरा कपड़े उतारने के लिए बोल दिया। उसमें क्या होता है, पेनिस का चेकअप होता है। जैसे पेनिस की जो फोर स्किन होती है, वो आपके पीछे आनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है टेस्टिस का, उसमें एक हाइड्रोसिल की बीमारी होती है, ठीक है। हाइड्रोसिल की क्या होती है, उसमें बीमारी होती है। उसमें क्या होता है कि कोई भी एक टेस्टिस क्या लेगा, पानी को गेन कर लेगा, वाटर गेन कर लेगा, जिससे कि उसकी साइज बड़ी होती है, ठीक है। तो इस वजह से आपको परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर। और उसके बाद होता है पाइल्स टेस्ट, उसमें आपको टॉर्च से या फिर खांसने वगैरह का बोल के पाइल्स टेस्ट भी चेक कर लिया जाता है। तो ये थे टोटल टेस्ट। इनमें जो परमानेंट रिजेक्शन वाले टेस्ट है, एक तो पाइल्स का है, एक ये हाइड्रोसिल की बीमारी, ये भी परमानेंट रिजेक्शन है, नोक नहीं है। कैरी एंगल भी है, जो हाथों का होता है। आई भी है, अगर आई साइड ज़्यादा वीक है, तो ये क्यूरेबल नहीं है। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा कि हम इसमें सर्जरी वगैरह करवा सकते हैं। तो हो सकता है आप 2 से 3 महीने पहले कराओ, 1 महीने पहले भी करवाओगे तो डॉक्टर को कोई ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ 4 या 5 महीने आप पता चलो, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता कि आपने सर्जरी करवा रखी है नहीं करवा रखी है, ठीक है। तो अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है और यही जॉब उसको चाहिए सीपीओ की, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप सर्जरी करवा ले, ठीक है। और कौन सा है, नोकनी हो गया, इनमें तो परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। बाकी रिजेक्शन तो मतलब क्या है, रिमेडिकल देंगे इनमें भी आपको, लेकिन फिर सही नहीं हो सकता ये। ओवरवेट है आपके, ये सही हो जाएगी, क्योंकि अब 1 या 2 दिन का टाइम ही मिल पाता है। जैसे अजमेर में था, उनको 2 से 3 दिन का टाइम दे रहे थे, ठीक है। तो जैसे ओवरवेट वाला होगा, वो आपकी क्लियर हो जाएगा। डीएनएस में भी शायद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद शाम के टाइम तक आपको वापस फॉर्म दे देंगे। अगर आपका कोई पॉइंट बना हुआ है, तो उसमें बोलेंगे कि अगर रीमेडिकली अप्लाई करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो आप जा सकते हो, ठीक है। और जिनका क्लियर है, तो उनको भेज देते हैं एक फॉर्म देके कि आपका क्लियर है, फिर उनका डीवी वगैरह होगा, फाइनल में वो ही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।